हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शुभम। वेलकम बैक टू सिग्मा एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th की साइंस की एनसीईआरटी की बुक की चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आज आपका लेक्चर नंबर 1 है। आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसे में लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन आएगा, और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इसका है वो है, आज हम पढ़ेंगे हम लोग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन बच्चों ने पुराने वीडियो नहीं देखे वो जाके सर्च करके आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, आज सबसे पहले हम लोग बहुत बेसिक से बच्चों बात करेंगे कि सबसे पहले कि ये एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये वर्ड्स आए कहाँ से। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग समझते हैं। एक्चुअली इंडियन फिलोसफर थे हमारे एक, उनका नाम था महर्षि कणाद या कणाद मुनि, उनको आप कह सकते हो। एक महर्षि हमारे यहाँ ऋषि मुनि थे, ऋषि कणाद। तो उन्होंने एक पोस्टुलेट दिया था, मतलब एक उन्होंने अपना बताया था। उन्होंने सबसे पहले, अच्छा हिंदी में आपको पता हो गया, हम मैटर को हम हिंदी में पदार्थ बोलते हैं। तो उन्होंने कहा था अगर किसी भी मैटर को या किसी भी पदार्थ को हम स्मॉल स्मॉल पीसेस में डिवाइड करते जाए तो हम क्या कहते हैं कि एटम्स या मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये बहुत ही छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, इनको फर्दर डिवाइड नहीं करा सकता। तो आप एक कोई भी आयरन का पीस ले लो या कोई भी चीज ऐसा ले लो जिसको हम बहुत सोचो कि ये किस चीज से मिलकर बना होगा, कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स, उसको उस बहुत छोटे से पार्टिकल में ब्रेक करते जाओ, एक ऐसी स्टेज आएगी जब उसे आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। वही कह रहा है कि अल्टीमेट स्टेज विल कम व्हेन वी शैल कम अक्रॉस द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, मतलब बियॉन्ड विच फर्दर डिवीजन विल नॉट बी पॉसिबल। क्लियर? तो उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसका फर्दर डिवीजन नहीं पॉसिबल है, उसको उन्होंने नाम दिया था परमाणु का। ठीक है, ये तो हमारे इंडियन फिलोसफर जो कणाद मुनि थे उनके अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन हो गई कि अगर हम किसी पदार्थ को उसके छोटे 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 सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल के उसमें ब्रेक कर दें और उसको फर्दर अगर डिवाइड नहीं कर, फर्दर उसे अगर ब्रेक ना, डिवीजन उसका ना हो पॉसिबल हो, तो उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को कहते हैं परमाणु। क्लियर? अब बात करते हैं जो हमारा, अब एक साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, एंटोनियो लेवोसियर। अच्छा, इन्हीं को ध्यान रखना, इनको कहते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री, मॉडर्न केमिस्ट्री इन्हीं को कहा जाता है। क्लियर? तो इन्होंने एक फाउंडेशन के बारे में इन्होंने बताया, कुछ चीजें बताई कि इन्होंने कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशन होता तो उसके दो लॉज दिए थे। पहला, यहाँ पे फर्स्ट लॉ दिया था उन्होंने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा दिया था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्लियर? तो यहाँ पे इन्होंने जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ये तो साफ साफ समझ में आता है। इसमें कहता क्या कि किसी भी मास को ना तो डिस्ट्रॉय करा जा सकता, ना ही क्रिएट करा जा सकता, ना ही डिस्ट्रॉय करा जा सकता किसी भी केमिकल रिएक्शन में। मतलब कोई भी रिएक्शन अगर होती है तो उसके पहले जो जितना मास प्रेजेंट होगा, बाद में भी उतना प्रोडक्ट में मास होगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। आपने पढ़ा होगा इसके पहले चैप्टर में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट जो रिएक्शन से पहले के जो एलिमेंट्स आपस में होते हैं उनका जो मास होता है वही क्या होता है, उनके बाद का जो मास होता है वो भी इक्वल होता है। और सेकंड जो हमारा है, यही चीज लिख रखा है यहाँ पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। सेकंड हम बात करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की। यहाँ पे एक बात कहता है कि सिंपल सी कोई भी रिएक्शन होती है, सिंपली वर्ड, इन एनी केमिकल रिएक्शन सब्सटेंस, इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। कह रहा है कि कोई भी जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं किसी भी एलिमेंट में जो प्रेजेंट होते हैं वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में होते हैं। मतलब उनका मास, जैसे हम बात करते हैं कि H2O में अगर बोले कि H2O कैसा है, यहाँ भी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या है, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन है कि हाइड्रोजन 2:1 के रेशियो। मतलब अगर दो एटम के किसके हाइड्रोजन के रहेंगे तो एक एटम किसका रहेगा, ऑक्सीजन का। क्लियर? तो इस तरह से जितने भी NH3 की बात कर ले, अमोनिया, तो वहां पे एक नाइट्रोजन का होगा, 3 हाइड्रोजन के क्या होते हैं, एटम होते हैं। तो इस तरह से 1:3 का एक डेफिनेट प्रोपोर्शन होगा। तो यही चीज कह रहा है, जितने भी हमारे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं उनमें क्या होता है, उनके जो एलिमेंट होते हैं वो एक कांस्टेंट या डेफिनेट प्रोपोर्शन में बन के ही कोई कंपाउंड बनाते हैं। क्लियर? क्लियर बच्चों? चले आगे, नीचे समझ में आई? ओके, ये एक चार्ट दे रखा है, वही चीज आप यहाँ से समझ सकते हो, इसको आप अच्छे से देख लो एक बार।
यहाँ पे सेम चीज दे रखा है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन अगर आपसे कोई पूछ ले तो ये दो तरीके के होते हैं, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये इन्होंने ये बताया था फ्रेंच केमिस्ट थे एंटोनियो लेवोसियर ने 1774 में, ये 1799 में ये लुइस प्रोस्ट ने बताया था, लुइस प्रोस्ट ने। ठीक है, यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है कि मास नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, ये आपको रट लेना है एकदम, इसको याद कर लेना मंत्र जैसा, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे बस इतना ध्यान रखना है डेफिनेट प्रोपोर्शन में कि जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं उनमें जो उनके एलिमेंट होते हैं वो किसी ना किसी प्रोपोर्शन में होते हैं, मतलब एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में। जैसे यहाँ पे दे रखा ना H2O का मतलब 2 यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका मास कितना है हाइड्रोजन का, एक होता है वैसे तो दो है तो दो हो गए, और ऑक्सीजन का 16 होगा, इसको कट करोगे आप 1:8 आ जाएगा, सिंपल एक रेशियो में। ऐसे यहाँ पे देख लो इनको CO2 का क्या होता है, इनका मास यहाँ पे तो 12, अगर इसके देखो कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है वैसे, क्योंकि यहाँ पे टू ऑक्सीजन के एटम है तो 32 हो गया। इन दोनों को आप ऐड करोगे, इस साइड भी देखो 44 आएगा, और CO2 को जब ऐड करोगे तो वो भी 44 ही होता है। आई होप यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं किसी को। चले आगे। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे अपन लोग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, दिस इज अ जॉन डाल्टन। ठीक है, यही ये साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले जो है, जिनके बारे में हमें पढ़ना है अच्छे से। ये आपके एग्जाम में कोई भी सेशनल एग्जाम होगा या कोई भी आपका क्लास टेस्ट होगा वहाँ पे जरूर आएगा, ये आपके एग्जाम फाइनल एग्जाम्स होंगे। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आना ही मान के चलो। तो इनके बारे में पहले समझते हैं। ये एक्चुअली ब्रिटिश केमिस्ट थे, इनका पूरा नाम था जॉन डाल्टन। इन्होंने सबसे पहले मैटर के नेचर के बारे में बताया था। ठीक है, जैसे हमने कणाद मुनि के बारे में पढ़ा, उन्होंने क्या पता, इन्होंने भी उसी चीज को, जो वहां पे उन्होंने सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल का नाम परमाणु दिया था, उसी चीज को इन्होंने इंग्लिश में क्या वर्ड दे रखा है, एटम्स, जिसको एटम कहते हैं। तो यहाँ पे आप जब आप पढ़ोगे इस चीज को पूरा तो वहाँ पे साफ साफ लिखा है कि कह रहा है कि व्हेनेवर एलिमेंट और कंपाउंड और मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। इन्होंने उल्टा उस बात को कहा था कि जो भी कंपाउंड एलिमेंट होते हैं वो जिस स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। बेसिकली अगर कोई बड़े पार्टिकल कंपाउंड को या एलिमेंट को हम ब्रेक करेंगे तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो उसी को हमने वहां परमाणु बोला था। बट इन्होंने उल्टा बोला कि जो सबसे स्मॉलेस्ट, जो स्मॉल पार्टिकल से मिक्सचर से मिलकर जो कंपाउंड हमारा एलिमेंट बना होते हैं उनको कहते हैं एटम से। बेसिकली उन्होंने बताया कि जो भी कंपाउंड या एटम होते हैं वो किससे, एलिमेंट्स होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, एटम से मिलकर बने होते हैं। ठीक, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि इन्होंने कुछ इस थ्योरी के अपने पोस्टुलेट दिए। इन्होंने कहा कि फर्स्ट जो बात बोली उन्होंने कहा ऑल मैटर इज मेड ऑफ अ वेरी टाइनी पार्टिकल। कह रहा है कि जितने भी मैटर होते हैं, जितने भी पदार्थ होते हैं, सब वो बहुत ही छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिनको एटम्स कहते हैं, जो कि पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, केमिकल रिएक्शंस में। एटम क्या होते हैं, इनविजिबल होते हैं, इनविजिबल पार्टिकल्स होते हैं विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब एटम इतने छोटे होते हैं कि हमें इनडिविजिबल होते हैं, नॉट इनविजिबल। तो वैसे हम नेकेड आइज तो देख नहीं सकते, सही बात है वो भी, बट ये इनडिविजिबल होते हैं, मतलब एटम को फर्दर डिवाइड नहीं करा जा सकता। बात समझ में आई, वही जो परमाणु हमने हिंदी पढ़ रखा था। तो परमाणु जिसको महर्षि कणाद ने कहा, उसी चीज को उन्होंने कहा एटम को क्या करा, फर्दर डिवाइड नहीं करा सकता, मतलब इनडिविजिबल होता है ये। क्लियर। अब ये कह रहा है कि इसको क्या होता है, और किसी एटम को ना ही डिस्ट्रॉय करा जा सकता है ना ही उसको क्रिएट करा जा सकता है, सिंपल किसी केमिकल रिएक्शन में। एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। कह रहा है कि किसी भी एलिमेंट में जो एटम होता है उसका मास क्या होता है, आइडेंटिकल होता है। ठीक है, और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी। नेक्स्ट बात कर रहा है कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। कह रहा है डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम होते हैं उनका डिफरेंट मास, एटॉमिक मास होगा, उनकी डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट, एटम कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड। ये चीज मैंने H2O को बता ही रखा कि जो एटम होते हैं वो क्या करते हैं, किसी एक रेशियो, स्मॉलेस्ट रेशियो में कंबाइन करके कंपाउंड बनाने की उनके पास एक क्या होती है, नेचर होता है उनका। सिंपल सी बात समझो। नेक्स्ट बात करें, द रिलेटिव नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। कह रहे हैं कि जो रिलेटिव नंबर होता है एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट, और जो एटम के प्रकार होते हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं किसी भी कंपाउंड में। जैसे NH3 में क्या NH3 में अमोनिया में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है और हाइड्रोजन होता है। दो ही टाइप के क्या होते हैं, एटम होते हैं। सिंपल सी बात है, उनका रिलेटिव नंबर भी फिक्स होता है एकदम।
ठीक। और इसके बारे में आपको थोड़ा सा आप नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ोगे तो वहाँ पे और अच्छे से समझाया गया। फिलहाल के लिए इतनी ही आप लोग को आपको समझना है यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ बात करते हैं कि लिमिटेशन से क्या है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के। ठीक। अब यहाँ पे समझना आपको, हमने आपने पढ़ा था ना लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, वहाँ पे एक बात कही थी कि दिस लॉ डज नॉट होल्ड गुड व्हेन कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ द कंबाइनिंग एलिमेंट। मतलब सिंपल सी बात है, अगर हम डिफरेंट आइसोटोप्स यूज करेंगे, आइसोटोप बेसिकली होते हैं 1h1 1h2 1h3, सिंपल सी बात समझो, जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है बच्चों, देखो हाइड्रोजन के होते हैं 1h1 1h2 1h3, ऐसे लिखा होता है 1h1। तो इसके ये होते हैं 3 बेसिकली आइसोटोप होते हैं। तो वही कह रहा है कि अगर आइसोटोप होते हैं तो ये लॉ जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा, कई बार ये फेल कर जाती है, इसकी लिमिटेशन है। नेक्स्ट हमने ये बातचीत करी ली जॉन डाल्टन की, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की। इन्होंने बता दिया केमिकल रिएक्शन में विच आर एक्सट्रीम टाइम हाउएवर ही अज्यूम द सिंपलेस्ट। ठीक है, इन्होंने इस चीज को समझाई दिया। अब बात करते हैं थर्ड चीज, एटम्स मॉलिक्यूल्स आयंस एंड केमिकल फॉर्मूला। एटम्स क्या होते हैं ये ऑलरेडी हमने समझाई दिया कि एटम्स क्या होते हैं। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट व्हिच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। ईच एटम ऑफ एन एलिमेंट shows all properties of element। ये चीजें मैंने समझाई रखी कि जो भी हमारे एटम होता है वो क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का, जो कि किसी भी रिएक्शन में भाग ले सकता है, पार्ट ले सकता है, नहीं भी ले सकता। और ये क्या, ये फ्री भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, फ्रीली स्टेट में भी नहीं हो सकता। और कह रहा है कि जो एटम की प्रॉपर्टी होती है वही एलिमेंट की प्रॉपर्टी शो करता है। सिंपल, एटम वही प्रॉपर्टी शो करता है जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है, सिंपल सी बात है। अब मॉलिक्यूल क्या होते हैं भाई, मॉलिक्यूल क्या होता है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर which can be exist in free state। सिंपल सी बात है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ एटम होता है जो कि फ्री स्टेट में रह सकता है। जैसे O2 क्या है, आपको सिंपल O नहीं मिलेगा एटम का। आप ऑक्सीजन का एक एटम नहीं देख सकते, लेकिन आपने ऑक्सीजन गैस तो देखी होगी, मतलब आपने समझा होगा। ठीक है, तो ये चीज कह रहा है कि O2 प्रेजेंट होता है नेचर में, लेकिन वो ऑक्सीजन आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो एटम है, एटम फ्रीली स्टेट में नहीं पाया जाता नेचर में। क्लियर? चले आगे। अब बात करते हैं, कह रहा है द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस आर द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स। ये भी सही बात। अब यहाँ पे समझते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट आर कंस्टिट्यूएंट बाय द सेम टाइप ऑफ एटम्स। ये तो ऑलरेडी मैंने बताया कि कोई भी मॉलिक्यूल होगा किसी भी एटम एलिमेंट का, वो क्या सेम ही टाइप के एटम से मिलकर बना होगा। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, तो अब यहाँ भी वही बात सेम बात है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ज्वाइन टुगेदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। ठीक, यहाँ पे होगा क्या, जो हमारे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एलिमेंट आपस में ज्वाइन करेंगे किसी एक डिफरेंट प्रोपोर्शन में, तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, सिंपली से। अब एटॉमिसिटी क्या होती है, ये चीज मैंने समझाई रखा। जैसे देखो यहाँ पे एटॉमिसिटी में समझा रहा हूँ, ओजोन जैसे अगर पाया जाता है, ओजोन का फॉर्मूला O3। यहाँ पे ओजोन के 3 एटम एक साथ अटैच होते हैं तब जाके ओजोन गैस बनती है, तो एटॉमिसिटी इसकी 3 हो गई। फॉस्फोरस ऐसे P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो इसकी 4 हो गई। क्लियर? इसकी 4 हो गई। सल्फर S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो सल्फर की इसकी 8 हो गई, सिंपल सी बात है। और हमारा जो ऑक्सीजन, ये मैंने ऑलरेडी बता रहा है, ऑक्सीजन की O2 होती है और ये इसकी क्या होती है, 2 होती है। अच्छा, अब कुछ सिंबल्स की बात कर ले कि सर सिंबल्स कैसे ये इनके दे रहे हैं कंपाउंड के। आपने बताया 118 कितने होते हैं, 118 कितने होते हैं, अब तक के एलिमेंट्स खोजे जा चुके हैं। तब पहले क्या हुआ था, कुछ जो ग्रीक के साइंटिस्ट थे उन्होंने कुछ इस तरह से हाइड्रोजन को इस तरह से कुछ डिजाइन के फॉर्म में रखा था, कार्बन को कुछ इस तरह से उन्होंने साइन दे रखा, ऑक्सीजन को इस, बट फास्फोरस को कुछ इस तरह से, कार्बन को, कॉपर को, ऐसे सबको देखो कुछ इस टाइप के दे रखा। बट ये चीजें काफी आगे तक चलेंगी क्योंकि जब ज्यादा होने लगे तो अब इस तरह से ये फिगर बनाने में बड़ा कंफ्यूजन होने लगा। फिर बाद में ये चीजें हुई कि नहीं ऐसे नहीं देना इनको नाम। जो एलिमेंट्स के नेमिंग होंगी वो हो गए उनके जो फर्स्ट लेटर होते हैं, या तो ग्रीक उनके लेटर, या तो लैटिन नाम पे होंगे या फिर इंग्लिश नाम पे। तो उनके पहले कोशिश करा गया इंग्लिश का फर्स्ट वर्ड लेने की बात करी गई, तो इसीलिए सल्फर, जैसे सल्फर का कैपिटल एस है। अगर सपोज सल्फर का जैसे सोडियम का भी अब एस से ही नाम है,
अब कंफ्यूजन होगा कि सोडियम का या एस से होना चाहिए कि सल्फर का, बट सल्फर का एस से रखा गया। लेकिन अब सोडियम का क्या होता है, सोडियम का लेकिन लैटिन नाम होता है एन से, तो इसलिए उसका एन ही रखा गया इसीलिए। ठीक है, तो इन्होंने जो एक आगे आप पढ़ोगे अभी इसमें आपको आगे मैं बताऊंगा कि वहाँ पे कैसे नेमिंग के लिए रखा गया इनका नाम, सिंबल्स। तो सिंबल्स में यही चीज, एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि जो फर्स्ट लेटर था वो कैपिटल में रखा गया और सेकंड जो है स्मॉलेस्ट मतलब स्मॉल लेटर में लिखा गया, लोअर केस में। तो ये चीज यहाँ पे एक चीज जो सिंबल्स में रूल फॉलो किया गया, रूल जो फॉलो किया गया वही यहाँ पे फर्स्ट जो लेटर होगा वो अपर केस में और सेकंड लेटर जो हमारा लोअर केस में रखा जाएगा। बेस्ड ऑन एटॉमिसिटी, देखो यहाँ पे 3 तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, एक मोनोटॉमिक, एक डायटॉमिक, एक ट्राइटॉमिक। मोनोटॉमिक ऐसे जो कि सिंगल एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे नोबल गैसेस हमारे हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब देखो He, Ne, आर्गन, ये सिंगली ऐसे ही एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जो हमारा डायटॉमिक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, O2 ऑक्सीजन, नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में, क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में, कार्बन मोनोऑक्साइड CO के फॉर्म में, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, ये तो आपको पता ही होगा। और ट्राइएटॉमिक में क्या हो गया, O3 हो गया, CO2 हो गया, NO2 हो गया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ओजोन गैस। ये आपको फॉर्मूले इनके ध्यान रखने हैं। सिंबल्स के बारे में मैंने बता ही रखा कि कैसे कैसे इनकी नेमिंग हुई गई, बेरियम का बिस्मथ में, और ये BI कैसे, ये चीज़ें आपको समझना कि फर्स्ट लेटर जो है हमेशा कैप्स लॉक में यानी कि बड़े में होगा और जो छोटा होगा स्मॉल होगा। इसलिए जैसे देखो आपको क्लोरीन में C कैपिटल मिल जाएगा और स्मॉल L मिल जाएगा, क्योंकि क्लोरीन का भी नाम अगर C रख देंगे तो कार्बन का भी C हो जाएगा, इसलिए सेकंड लेटर जो है स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। अब यहाँ तक समझ में आया होगा, चले आगे। अब यहाँ पे कुछ एलिमेंट उनके लैटिन नाम दे रखा है। मैंने बताया ना सोडियम का नेट्रियम नाम होता है, इसलिए उसका Na दे रखा गया है। जैसे SS अगर इसका भी ऐसे सपोज दे देते, S दे देते तो सल्फर का भी सेम हो जाता। कॉपर का क्यूप्रम होता है तो इसलिए इसका नाम Cu दे रखा, CO नहीं दे रखा, ध्यान रखा। पोटेशियम का कैलियम होता है, इसलिए क्या हो इसका नाम के से रखा। आयरन का फेरम होता है लैटिन नाम, इसलिए Fe दे रखा। अब कोई पूछे आई क्यों नहीं दे रखा सर, ये वाली बात। मरकरी का हाइड्रोगेरियम होता है, इसलिए इसका नाम Hg रखा है, M नहीं रखा गया। टंगस्टन का वोल्फ्रेम होता है तो इसलिए W रखा गया, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर। अब यहाँ पे कुछ कुछ के एटॉमिक मास दे रखा है, ये आपको ध्यान रखना। कार्बन के, हाइड्रोजन के, नाइट्रोजन के, इनके कितने कितने होते हैं, इतने तो एटलीस्ट आपको याद रखें एटॉमिक मास कि इनके एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, सोडियम का 23 होता है, मैग्नीशियम का 24 होता है, सल्फर का 32 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, कैल्शियम का 40 होता है। क्लियर। अब यहाँ पे एक ट्रिक हम देखेंगे कि कैसे आपको याद रखना है एटॉमिक मास और ये सारी चीजें। तो ये आप पहले समझ लो, ये आपका है लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। ऐसे एक टेबल में आपको पूरा पूरा सारे एलिमेंट आपके रखे गए हैं, ठीक है। बट आपके लेवल पे भी क्लास 9 से 10th के लिए बच्चों, तो आप लोगों को कितना बस 30 तक याद रखना है, मतलब Zn तक। तो आपको ऐसे सिंपली याद रखना है। ये कैसे हुआ है ये चीज़ अभी बाद में आपको बताई जाएगी, जब आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाई जाएगी तो वहाँ पर समझाई जाएगी। बस इतना ध्यान रखो, आपको हाइड्रोजन यहाँ होता है, हीलियम यहाँ होता है, इसको ऐसे याद कर लो, हा, ही, ली, बी, ब, क, नो, नी, नामजी, अलसी, पस्कलर, ये ऐसे याद कर लो, कक, सक, टिबकर, मन, फिकोनी, CuZn, ऐसे करके याद कर लो। अब अपने हिसाब से कुछ भी याद कर सकते हो। ये देखो हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन का एक ऐसे सिस्टमेटिक ढंग से याद करोगे तो आपको एटॉमिक नंबर याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एटॉमिक नंबर ऐसे सीरियल वाइज है कि हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरान का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, क्लोरीन का 9, नियॉन का 10, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, 15 इसका फास्फोरस का, 16 सल्फर का, 17 क्लोरीन, 18 आर्गन, 19 कैल्शियम पोटेशियम, 20 कैल्शियम, स्कैंडियम का 21, टाइटेनियम का 22, वेनेडियम का 23, क्रोमियम का 34, मैग्नीज का 25, 26 Fe का, कोबाल्ट का 27, निकल 28, कॉपर 29, जिंक 30। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पे। ये आपको अभी 10 तक तो एटलीस्ट 10 तो आपको याद ही होनी चाहिए। क्लियर। उसके बाद मैं आपको इसमें ये समझा दूंगा कि ये S ब्लॉक होते हैं, ये P ब्लॉक होता है, ये वाला पूरा D ब्लॉक होता है यहाँ से यहाँ तक। ठीक, नीचे एक F ब्लॉक भी होता है,
तो वो चीज़ें अभी बाद में, आपको इतना बस इतना ध्यान रखना, अभी इतना एटलीस्ट 10 तक तो याद रखना। अब ये चीज़ ध्यान रखना, ये लॉन्ग फॉर्म, ये मेंडलीव, ये लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे एटॉमिक मास की बात करिए, एटॉमिक मास का होता है भाई, जो भी हमारा कोई भी एलिमेंट होता है, एटम होता है, उसका कुछ ना कुछ मास तो होगा ही। तो सिंपली बात होगी, अकॉर्डिंग टू ईच एलिमेंट हैज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटॉमिक मास, द थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, सो दैट साइंटिस्ट वर प्रमोटेड द मेजर द, अच्छा, सिंस determining the mass of individual atom was relative, different tasks relative atomic masses were determined using the laws of chemical combination and chemical form। तो ये जो मास दे रखे हैं, ये इनके क्या है, एक्चुअल मास नहीं है, ये रिलेटिव मास निकाले गए हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, या आप कह सकते हो। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों, अगर आप लोग को मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और जो बच्चे नए हैं वो हमारा, और अगर किसी को कोई दिक्कत है तो कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, अदरवाइज आप मुझे व्हाट्सअप पे या टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। ग्रुप में हमारा एक व्हाट्सअप का, उसका टेलीग्राम पे डिस्कशन ग्रुप है, तो आप उसके लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पे हर वीडियो की लेक्चर नोटिफिकेशन सब मिल जाएगा। और किसी को कोई दिक्कत है वो आप डायरेक्टली हमसे हमारे ग्रुप में, डिस्कशन ग्रुप में बोल सकते हैं। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। इसके आगे का हम कंटिन्यू करेंगे उसमें नेक्स्ट लेक्चर में।